चलिए तो शो की शुरुआत होगी एक फ़ंड की एनालिसिस के साथ। जैसे कि हर सोमवार को हम एक फ़ंड मैनेजर से आपको मिलाते हैं जो कि किसी फ़ंड की बारीकी पर बात करते हैं। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ रोशन चुटकी सीनियर फ़ंड मैनेजर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जुड़ गए हैं और इनसे बात होगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फ़ंड की। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में, जहाँ पर आपके फ़ंड की बारीकियों पर हम बात करेंगे और बताएंगे निवेशकों को और समझाएंगे कि किस तरह के निवेशकों को दरअसल इस तरह की थीम में निवेश करना चाहिए। तो फ़ंड के बारे में अगर मैं जानकारी आपसे समझना चाहूँ तो इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड किस तरह का फ़ंड होगा, ये कैसे आप इसको समझाएंगे, इसकी क्या थीम है? पहले तो शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड जो है एक स्पेशल सिचुएशन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग कैटेगरी का फंड है। अब पहले हम थोड़ा स्पेशल सिचुएशन स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है ये समझते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध इन्वेस्टर है एंथनी बोल्टन। इन्होंने 1979 से लेकर 2007 तक 18 साल तक एक फिडेलिटी स्पेशल सिचुएशंस फंड चलाया था और इस दौरान उन्होंने करीब 19% कैगर रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। और एक समय में ये यूके का सबसे बड़ा फंड था और क्योंकि वो बड़ा था तो उसे विभाजित किया गया था ग्लोबल फंड और यूके फंड सेपरेटली। लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसा वाला प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट गैप है जो इंडिया में नहीं है और इसी प्रोडक्ट गैप को फिल करने के लिए हमने इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया था 4 साल पहले। और पहले पहले ये समझते हैं स्पेशल सिचुएशंस होता क्या है, स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग होती क्या है। और अगर आप डेफिनेशन की बात करें स्पेशल सिचुएशंस की, तो ये आम दिक्कतें नहीं है। ये कंपनी हम दिक्कतें बात कर रहे हैं, कंपनी इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम और द अदर, है ना। ये बहुत ही विशिष्ट दिक्कतें हैं। ये जैसे अर्निंग्स मिस हो गया, अर्निंग्स मिस जैसे दिक्कतें की बात नहीं कर रहे हैं हम। और हमारे तजुर्बे में पिछले 4 साल में जिस हमने मैनेज जो किया है, उनमें सारे स्पेशल सिचुएशंस जो है 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग हो गया आपका कंपनी स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशंस। ये होता है जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी की बात कर सकता हूँ जो एक विजिल ब्लोअर कंप्लेंट के माध्यम से गुजर रहा था, दौर से गुजर रहा था। एक और उदाहरण देने के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप फार्मा कंपनी हो गया जो कि आईटी रेट का इश्यू फेस कर रहा था। एक हेयर ऑयल कंपनी है जो कि बहुत ही प्रमोटर प्लेज वाला इश्यू से गुजर रही थी, है ना। ये एक कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हो गए, ये पहला भाग हो गया आपका। दूसरा भाग है सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशंस, जिसमें हम जैसे कि ऑटो सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सप्लाई इश्यूज का सप्लाई इश्यूज का प्रॉब्लम हो गया था सारा सेक्टर को। तो वो एक सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशन कहलाता है। उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर हो गया जहाँ पे हमने कंसोलिडेशन देखा है, एक बड़ा दिग्गज प्लेयर आता है और बहुत से छोटे प्लेयर्स एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। तो वो ये एग्जांपल्स हैं आपके सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल सिचुएशंस के। और तीसरा विभाग है जहाँ पे रेगुलेटर या गवर्नमेंट लेड स्पेशल सिचुएशंस होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ओएमसीज का बिजनेस ले लीजिए। ओएमसीज को एक समय पे ऐसा समय आया था जब उन्हें पूरा हाई ऑयल प्राइसेस का पूरा भार उठाना पड़ा। उस चक्कर में क्या हुआ है कि उनका मार्केटिंग मार्जिन एकदम से ₹1 प्रति लीटर से गिर गया था, तो एक अचानक से। तो ये एक रेगुलेटर ड्रिवन स्पेशल सिचुएशन हो गया। उसी तरह से अगर आप आईएमओ की बात करें, आईएमओ ने प्रबंध लगाया था कि शिप्स जो है वो सिर्फ वो हाई सल्फर फर्नेस ऑयल नहीं यूज कर सकते, तो वो एक स्पेशल सिचुएशन हो गया। अब और रेगुलेटर ड्रिवन स्पेशल सिचुएशन जो कि पूरा सेक्टर पे इम्पैक्ट कर गया। उसी तरह से हम अगर चौथी विभाग की बात करें, चौथी भाग में आपको आता है आपका होता है मैक्रो ड्रिवन स्पेशल सिचुएशंस। मैक्रो ड्रिवन स्पेशल सिचुएशंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा 3-4 साल पहले कि यूएस और चाइना ट्रेड वॉर इश्यूज हो जाते हैं और मेटल प्राइसेस बहुत ही क्रैश कर जाती हैं। उसी तरह से ब्रेक्सिट इश्यू हो जाता है और एक बड़े से ऑटो मेजर कंपनी का उनके यूके वाले प्लांट सारे डीरेल हो जाते हैं। तो ये मैक्रो ड्रिवन स्पेशल सिचुएशंस कहलाती हैं। तो हमारे तजुर्बे में, हमारे एक्सपीरियंस में ये है कि
कोई भी स्पेशल सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, सारे विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं, ये आम दिक्कतें नहीं हैं और इन सारे 4 इन सारे परिस्थितियों को हम कोई किसी न किसी एक चारों चारों विभागों में कोई ना कोई भाग में हम विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज़ कर सकते हैं, है ना? तो जब ऐसे वाला परिस्थिति आता है, जब स्पेशल सिचुएशन हो जाता है, तो होता क्या है कि स्टॉक बहुत टूटता है और स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। पहली बात अट्रैक्टिव हो जाता है। दूसरी बात इन्वेस्टर जो है बहुत ही भयभीत हो जाते हैं उस सिचुएशन को लेके। बहुत काफ़ी गंभीर सिचुएशंस होती हैं ये जब होती हैं, तो डाउनसाइड रिस्क पे काफ़ी चर्चा हो जाता है। तो हमारा रिसर्च, हमारा प्रयास पूरी तरह से ऐसे ऐसे समय में हम पूरी तरह से डाउनसाइड रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक ही सवाल को लेके काफ़ी डिस्कस करते हैं इंटरनली और वो सवाल है जी। कि इज़ द डाउनसाइड रिस्क वेल एंड ट्रूली प्राइस्ड इन? जब हमको तो पूरी तरह ये से जब डाउनसाइड की आप बात कर रहे हैं रोशन, काफ़ी लंबा जवाब दिया, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया। जिस डाउनसाइड की आप बात कर रहे हैं, जिन कारणों के चलते ये डाउनसाइड आता है, ये डाउनसाइड कितना होता है? किस लेवल पर आकर आपको लगता है कि अब इसमें लंबा जाया जा सकता है और ये एक बेहतरीन प्ले है इस पर्टिकुलर फंड की थीम के लिए? हाँ, तो यही समझा रहा था मैं बात कि जब स्टॉक टूटता है तो बहुत सारे रिस्क प्राइसिंग होते हैं आम तौर पे, पर कभी-कभी होता भी नहीं है। तो इसी प्रयास हमें ऐसे समय में हमारा प्रयास यही होता है कि ये समझने के लिए रिसर्च पूरा एम्फसिस होता है कि डाउनसाइड रिस्क, इज़ द डाउनसाइड रिस्क वेल एंड ट्रूली प्रोटेक्टेड और नॉट, राइट? अगर हमको आश्वासन हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस मिल जाती है कि डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम है, काफ़ी लिमिटेड है। अगर जो भी यहाँ से अगर स्टॉक टूटता है तो वो सिर्फ़ इर्रेशनल रीज़न्स की वज़ह से टूटना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल रीज़न्स की वज़ह से नहीं। अगर ये कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो हम जाके इन्वेस्ट करते हैं उन ऐसे स्टॉक्स में। हम काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं उस समय में, है ना? तो दैट इज़ हाउ वी एंटर अ स्पेशल सिचुएशन। नाउ ऐसे होने के बाद कितना वेट लोगे? एक वेट कैसे पोर्टफोलियो में वेट कैसे डिसाइड करोगे उस समय? इसका निर्णय ऐसे लिया जाता है कि समझिए, आपको उदाहरण देता हूँ यहाँ पे 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। उन 2 कॉर्पोरेट हाउसेस के दोनों कंपनीज़ में हमने इन्वेस्ट किया था लगभग एक ही समय में। एक कंपनी ऑटो मेजर थी, बड़ी ऑटो मेजर थी, जो कि ब्रेक्सिट सिचुएशन से गुज़र रही थी, जो कैपिटल एलोकेशन प्रॉब्लम से गुज़र रही थी, जो लग्जरी कार मार्केट लूजिंग मार्केट शेयर से गुज़र रही थी। डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी परिस्थिति काफ़ी गंभीर थी उनकी। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, लेकिन सारी दिक्कतें, जैसे मैंने कहा, आर ऑल प्राइस्ड इन, रिस्क वर ऑल प्राइस्ड इन। तो हमने कहा, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन सावधानी बरकरार रखना चाहिए। हमने कहा इस स्टॉक में हम सिर्फ 2% वेट लेंगे और दूसरी तरफ वो कंपनी भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस से थी। वो एक एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन वहाँ पे रिस्क काफ़ी मामूली से थे, काफ़ी ट्रिवियल से रिस्क थे। तो हमने कहा इसमें तो हम 9% का वेट लेंगे। बहुत ही इरेशनली प्राइस्ड था स्टॉक। तो दोनों में, लेकिन बात समझिए, दोनों में अपसाइड जो है काफ़ी बड़ा था, लेकिन क्योंकि पहले केस में बहुत सारे रिस्क थे, तो हमने कहा 2% ही वेट लेंगे और यहाँ पे दूसरे केस में हमने कहा 9% वेट लेंगे। पिछले 3-4 साल में दोनों स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया इन्वेस्टर्स को, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट वाला डिसिप्लिन है, जिसके चलते हमने एक में 2% ही लिया, दूसरे में 9% लिया। अगर दोनों में भी 9% लेते तो भी होने को कुछ नहीं था, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट वाला डिसिप्लिन था। हाँ, तो अब इस आपके तरह से हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन, पोर्टफोलियो को। जी, मौजूदा समय में आपके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में अगर मैं सेक्टर एलोकेशन समझना चाहूँ तो कहाँ कितना है और उसमें आपको क्या-क्या संभावनाएँ दिख रही हैं? अभी फिलहाल देखा जाए तो हम काफ़ी कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। तो उस तरह से उस हिसाब से हमें स्पेशल सिचुएशंस, हम जो है हमारा पोर्टफोलियो जो है यूटिलिटीज़, टेलीकॉम, पावर यूटिलिटीज़, अ, हम लार्ज लायबिलिटी फ्रैंचाइज़ेज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, लार्ज इंश्योरेंस कंपनीज़, है ना? फार्मा सेक्टर, इन इन सारे सेक्टर्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। काफ़ी दिलचस्पी है हमारी इन सेक्टर्स में और इनमें हमारा वेट भी काफ़ी ज़्यादा है।
और राइट, लेकिन अब क्योंकि ये इतनी सोफिस्टिकेटेड थीम है, बहुत ज़रूरी है निवेशकों को समझना कि इस फ़ंड को अपने पोर्टफोलियो में क्यों डाला जाए। तो एक निवेशक के लिहाज से इस फ़ंड को पोर्टफोलियो में डालने की क्या वजह होनी चाहिए, और दूसरा इससे जुड़े निवेशक के मतलब के जोखिम वो कौन से होंगे? 2 सवाल। हाँ, तो ये जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है। जैसे मैंने कहा कि कंपनी काफ़ी गंभीर अ, परिस्थितियों से गुज़रती है, तब जाके हम उत्सुक हो जाते हैं। तब जाके उत्सुक होते हैं इसलिए क्योंकि प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, हाँ, और हम रिसर्च में लग जाते हैं कि ये समझने के लिए डाउनसाइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है ना? मार्केट बहुत ही भयभीत होके रहता है उस समय। तो इट्स अ high risk, high return fund, right? That is the first thing one investor has to understand. और दूसरी बात ये है कि हम रिस्क जिस तरह से मैनेज करते हैं, जैसे मैंने कहा डाउनसाइड रिस्क बहुत ही प्रोटेक्टेड होता है हमारे हिसाब से, फंडामेंटल रीजंस के हिसाब से डाउनसाइड इज फेयरली लिमिटेड। ये एक हो गया, एक रिस्क एंगल हो गया। दूसरा रिस्क ये है, जैसे मैंने समझाया था, वेटेज वेटेज से भी हम मैनेज करते हैं। जैसे उस उदाहरण पे जाते हैं वापस, तो एक केस में हमने सिर्फ 2% वेट लिया था, दूसरे केस में हमने 9% वेट लिया था। तो वेटेज से भी हम रिस्क मैनेज करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है काफ़ी इरेशनली प्राइस्ड है, रिस्क काफ़ी मामूली सी है, उनमें जाके हम काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पोर्टफोलियो रोल अप करते हैं। उसी तरह से दूसरी ओर अगर रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिस्क ज़्यादा है, तो हम पोर्टफोलियो का वेट काफ़ी लिमिटेडली मैनेज करते, काफ़ी कम रखते हैं। तो किस तरह, अब क्योंकि ये हाई रिस्क हाई रिटर्न जैसा फंड है, तो बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको अपनी निवेश रणनीति इसमें कैसे बनानी है, और बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले आपका जो बेसिक पोर्टफोलियो है वो तैयार हो, तब जाके इस तरह के जोखिम के लिए आप तैयार रहें। कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? खैर वो बताना आपके लिए काफ़ी मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कितना एक शख्स को, एक निवेशक को कितनी अवधि के बाद समझना चाहिए कि मिनिमम इतना तो मिल ही जाएगा इस फंड में? देखिए, रिटर्न तो बोल नहीं सकते हैं, रिटर्न इज़ एन आउटकम, रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है। हम तो प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, प्रोसेस को टू द टी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, यही प्रयास होता है। हम अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से स्ट्रे ना कर जाएँ, है ना? तो पूरी प्रयास प्रोसेस को ठीक तरह से जैसे जैसे सोचा था उसी तरह से करना है। वो उसमें आउटकम्स पिछले 4 साल में तो हमने फंड ने काफ़ी अच्छा किया है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस शुड नॉट बी अ मेजर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, राइट? लेकिन ये एक, जैसे मैंने कहा, ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड है, और इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में 3 चीज़ों की ध्यान 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। 3 पैरामीटर्स रहता है। एक होता है एज ऑफ द इन्वेस्टर। दूसरा होता है उनका मंथली इनकम कहाँ से आ रहा है, मंथली सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर एक पहली बात एज पे जाते हैं। अगर एज कम है, 25 टू 30 इयर्स है, 35 इयर्स है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसे वाले फंड्स में। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, सैलरी वाला, अगर आप आपका काफ़ी स्टेडी इनकम है, इनकम आपका स्टडी सोर्स है, जैसे आप अगर टीचर हो, कोई प्रोफेसर हो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो क्योंकि आपका स्टडी सोर्स ऑफ इनकम है, आप जोखिम ले सकते हैं, आप ऐसे फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा यह होता है, तीसरा पैरामीटर, आपका खुद का रिस्क एपेटाइट। कईयों का रिस्क एपेटाइट कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से भी आपको ये ऐसे वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। है ना? तो 3 पैरामीटर्स इन माय ओपिनियन। और राइट, रोशन, मेरे ख्याल से काफ़ी इत्मीनान से और काफ़ी बारीकी में जाके आपने निवेशकों को, दर्शकों को समझाया कि किस तरह का फ़ंड है इंडिया अपॉर्चुनिटीज़, और किस तरह के निवेशकों को इसमें पैसे लगाने चाहिए। फ़ंड की बारीकियां हमें समझाने के लिए, आज शो पर शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, और